my dear students. So as I told you all in my previous video कि अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन ऑफ योर सब्जेक्ट. जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं वो लोग एक चीज को समझ लें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है हमारा, इट्स वेरी वेरी इजी. हम लोग जब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुनते हैं ना, आई हैव सीन द रिएक्शन. मैंने बच्चों का वो रिएक्शन देखा है और मैंने उन लोगों से वो चीजें सुनी भी है कि मैम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, वो जब डील्स में एंटर होती हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है. तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो वही होता है. बट लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू ऑल. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज एक दूसरे के साइन करती हैं वो तो होता है. बट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी बेसिक चीज है जो हमारी डेली लाइफ में होता है. हम लोग अपनी डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं. अपनी डेली की रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं. और वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को समझिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी सब्जेक्ट ऑफ योर्स एंड ऑल्सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका मैं आपको आज इंट्रो देने जा रही हूं. सो दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली हियर थ्रू वन लेजिस्लेशन विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो हमारा जो ये लेजिस्लेशन था ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872. डेट आपको याद रखनी है. एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट. तो अब जैसा आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का. उसके अकॉर्डिंग अब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है हमारा, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है, वो जो बार था हमारा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो वाली चीजें हट चुकी हैं. अब इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट. चलिए अब आगे बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बेसिक स्ट्रक्चर की. जब मैं आप लोगों से बात करती हूं द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप सबके माइंड में एक ही पिक्चर आती है. एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट पिक्चर ऑफ योर्स. ठीक है, इसका एक ग्लिम्प्स लेते हैं. ये ग्लिम्प्स क्या होता है? हम लोग अपनी डेली लाइफ में सेल एंड परचेज करते हैं. वो जो सेल एंड परचेज एक्टिविटीज हम करते हैं, दे आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग किसी ना किसी से डील्स करते हैं. डील्स इन व्हाट सेंस? आप मुझे ये चीज करके दो, मैं आपके लिए ये चीज करूंगा. दैट्स व्हाट कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई डिस्कशन तो ऐसी करते हैं जहां पर हम अपनी किसी चीज को सेल करने के लिए, किसी चीज को परचेज करने के लिए विलिंगनेस दिखाते हैं. चाहे वो छोटी सी ही चीज हो. आप लोग डेली शॉप जाते होंगे, जनरल स्टोर जाते होंगे, अपनी डेली लाइफ की जरूरतों की चीजें खरीदते होंगे. वहां पर जब आप शॉपकीपर के साथ किसी भी चीज की सेल परचेज वाली एक्टिविटी में डाल जुड़े, व्हाट्स दैट? दैट्स कॉन्ट्रैक्ट. बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कंपनी ए कंपनी बी के साथ 1000 टन की जो अपनी चीजें बेचने के लिए डील्स करती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. यस, बट जो हम डेली छोटी छोटी चीजें करते हैं लाइफ में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है. आप लोग किसी के यहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं और आप दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. आपके पास कोई काम करने के लिए आ रहा है, उनके और आपके बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. आप सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं, आपके और सब्जी वाले के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं. ठीक है, और इस बेसिक सी चीज को ही हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन टोटल हमारे पास 266 सेक्शंस हैं. ठीक है, एज ऑफ नाउ हम जितना देखते आए हैं कि आप लोगों को, मतलब सेमेस्टर स्टूडेंट्स को, सेक्शंस लिखने की ऐसी हार्ड एंड फास्ट जरूरत नहीं होती है. बट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं सेक्शंस को लेकर के. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल्सो अगर आप में से कोई हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई जुडिशियरी एस्पायरेंट मुझे देख रहा होगा, तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि आप लोगों को सेक्शंस बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न करने हैं, राइट. तो हमारे पास सेक्शन 266 है टोटल, जिसमें से 1 से लेकर के 75 तक के जो सेक्शंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक सी चीजों की जरूरत है. वहीं सेक्शन 76 टू 266 बात करता है स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि अब अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डील करता है सेक्शन 76 टू 266. अब देखिए, सेक्शन 76 से लेकर के 123 बात करता है सेल ऑफ गुड्स के बारे में.
सेल ऑफ गुड्स, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारी डेली लाइफ का, सेल, राइट। तो जो सेल ऑफ गुड्स का जो सेक्शन है पर्टिकुलर, इसके नीचे मैंने लिखा है रिपील्ड। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। अब यहाँ पे भी रिपील्ड नजर आ रहा है और यहाँ पे भी हमें रिपील्ड नजर आ रहा है, और तो हमें कहीं पर किसी के नीचे रिपील्ड नहीं नजर आ रहा। इसके पीछे एक लॉजिक है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील हो गया है, मतलब हट चुका है। इनफैक्ट ये सेक्शन भी, जो सेक्शन 239 से लेकर के 266 है, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील हो चुके हैं, क्योंकि ईयर 1930 में सेल ऑफ गुड्स के लिए एक नया एक्ट बन चुका था, इंडिविजुअल एक्ट, विच वाज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसे हम नॉर्मली जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वी कॉल इट सोगा, राइट। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज क्रिएटेड इन 1932। सो इन दोनों पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग एक्ट बन गए थे 1930 में और 1932 में। तो इसकी वजह से इनके जो प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थे वो हटा लिए गए थे और उन्हें रिपील कर लिया गया था, ठीक है। बट जो रिमेनिंग है ये सभी अभी फिलहाल एक्टिव है, और ये सभी प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर्वाइविंग एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सो सेक्शन 124 से 125 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, वील बी स्टडिंग अबाउट दिस सून। 126 से 147 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 148 टू 171 बात करता है बेलमेंट के बारे में। सुन के ऐसा लग रहा है मैम बेल कहां से आ गई कॉन्ट्रैक्ट में, तो चलिए उसके बारे में भी बताएंगे। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर आई सपोज आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं देने वाली हूं, कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ में आता है या ये एक क्रिमिनल लॉ है, तो यू पीपल शुड बी वेरी वेरी क्लियर हियर दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल लॉ, ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक सिविल लॉ की ब्रांच है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक प्लेंटिफ होता है, दूसरा डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ को जब ऐसा लगता है कि मेरे अगेंस्ट कोई काम किया गया है या मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसका ब्रीच किया गया है या मुझसे जो प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कोर्ट के सामने जाकर के कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट वहां पे खुद को आकर के डिफेंड करता है, ठीक है। तो ये सिविल सूट होता है जिसमें दोनों के बीच में जो इश्यू है उसको कोर्ट सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के बाद जो मात्र पनिशमेंट वहां पर हो सकती है वो क्या हो सकती है, मेजरली इट कैन बी फाइन और मॉनिटरी थिंग। अदरवाइज मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो चीजें हैं वो इम्प्रिजनमेंट तक जाती हैं। अदरवाइज इस तरीके के सिविल केसेस में मैक्सिमम टाइम्स जो पनिशमेंट होती है इट इज मॉनिटरी पनिशमेंट, राइट। चलिए अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया था कि अगर आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस करा है और आपने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करा, तो चलिए आ जाते हैं प्रॉमिस पर। अब बात करते हैं कि प्रॉमिस यहाँ पर कैसे रिलेटेड है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखाया है, प्रॉमिस के बाद अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट। यही मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप और मैं, क्योंकि ये एक सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो दो पार्टीज के बीच में है, ठीक है। आप और मैं, हम दो लोग हैं, ए एंड बी। तो आपके और मेरे बीच में सबसे पहले क्या होगा, प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे प्रॉमिस करा कि मेरे पास एक कार है, मैं उस कार को सेल करना चाहता हूं, अगर आप उस कार को परचेज करोगे तो मैं आपको वो कार ₹2 लाख में दे दूंगा, ठीक है। आपने मुझसे ये प्रॉमिस करा और मैंने आपसे क्या प्रॉमिस करा, क्योंकि ऑब्वियसली वन साइडेड चीजें तो कभी भी नहीं चलती है ना, आप लोगों को पता ही अच्छे से, चीजें तो डुअल दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो अब यहां से मैंने क्या प्रॉमिस करा, वेरी वेल, मुझे तो गाड़ी चाहिए ही थी, तो आप मुझे जब गाड़ी देंगे तो मैं आपको ₹2 लाख जो है वो दे दूंगी कार के बदले में। हम दोनों का एक दूसरे से ये प्रॉमिस हो गया। तो जब हम दोनों का एक दूसरे से प्रॉमिस हो गया, इसका मतलब हम कहां एंटर हो गए, अग्रीमेंट में। क्योंकि अग्रीमेंट में ना एक छोटा सा टर्म आ रहा है विच इज अग्री, मतलब आप और मैं, हम दोनों एक चीज के ऊपर क्या कर जाते हैं, अग्री, हमारी रजामंदी है। अग्रीमेंट के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने आपको किसी चीज के लिए प्रपोजल दिया है, मैंने आपको ये कहा है कि मैं गाड़ी बेचना चाहती हूं अपनी, तो क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे?
मेरी तरफ से ये आपको गया है ऑफर, प्रपोजल। अगर आप इस ऑफर को देख करके मुझे बोलते हैं अरे हाँ मैम गाड़ी तो मुझे खरीदनी थी, मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा, तो आपने मुझे दी एक्सेप्टेंस। जब मेरे ऑफर और आपकी एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो इसका मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस कर लिया है, और वो प्रॉमिस जब हमारे बीच में हो जाता है तो इट इज प्रूफ दैट वी हैव फाइनली अग्रीड टू समथिंग एंड इट बिकम्स अग्रीमेंट। बट अब प्रॉमिस तो अग्रीमेंट बन गया, पर अब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो जैसे ही हमारा अग्रीमेंट में हम लोग एंटर हो जाते हैं, जैसे ही हमारा जो अग्रीमेंट है वो लीगली एनफोर्स्ड हो जाता है, उसी मोमेंट वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसका मतलब अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? लॉफुल एनफोर्समेंट चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डील होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है? एक लेजिस्लेशन है, तो अनलॉफुल पर्पस पे तो यहाँ हम बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए मेजर पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जब आपके और मेरे बीच में किसी चीज को लेकर के रजामंदी होती है, अग्रीमेंट होता है, तो वो अग्रीमेंट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2E में, सेक्शन 2E में। और उसके बाद हमारा जब अग्रीमेंट लीगली एनफोर्स हो जाता है तो वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आता है सेक्शन 2H में। अच्छा, अब यहां से हमें एक बात समझ आई कि अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते होंगे जो लॉफुली एनफोर्स नहीं होते होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते होंगे। तो यहां से हमें एक चीज क्या समझ आती है? दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनकर हमारे सामने आया है तो इसका मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी अग्रीमेंट था, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा है। बट ऐसे तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं ना जो यहां तक पहुंचे ही ना, ठीक है। सो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बात करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है, मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 पार्ट्स में बाइफरगेट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब वैलिडिटी के तौर पर हमारे पास 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैलिड, void and voidable। तो यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए हमें काफी सारे एसेंशियल्स की जरूरत होती है। तो जब वो सारे एसेंशियल्स हमारे फुलफिल्ड होते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वर्ड का मतलब होता है नल, मतलब जीरो, शुरुआत से ही नल, तो नल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शुरुआत से ही गलत है, मतलब इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने कभी सही बताया ही नहीं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक इंसान को मेजर होना पड़ता है, मतलब 18+ होना पड़ता है। तो अगर आप किसी 12 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, नल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, क्योंकि वो शुरुआत से ही गलत है। बट वॉइडेबल, यहां पर वॉइड और एबल, अब 2 तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं, अब इसे ध्यान से समझो। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत से तो हमें सही दिख रहा है पर एक टाइम पे आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड दिखने लगता है। अब ये कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैरिज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक मैरिज नाउअडेज इज नथिंग लेस देन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, लड़का लड़की ने एक दूसरे को शादी के लिए हाँ करी, ऑफर और एक्सेप्टेंस किया। अब उसके बाद वो एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, ठीक है। तो उस टाइम जब तक शादी हो रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, हम ऑडियंस बन के गए थे, हम कह रहे वाओ कितना अच्छा जोड़ा है ना, सब अच्छे से हो रहा है, रिचुअल्स आर हैपनिंग वेरी नाइसली, सब बहुत अच्छा है। बट शादी के अगले दिन अगर लड़की ये बोलती है कि मेरी शादी तो जबरदस्ती कराई है, मतलब मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, मेरे पापा ने बोला कि मंडप में बैठो नहीं तो फांसी लगा लूंगा, इसलिए मैंने शादी कर ली, तो मेरी रजामंदी तो थी ही नहीं शादी करने के लिए। तो अब हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट भी बहुत जरूरी चाहिए होता है, मतलब जो 2 लोग हैं दोनों की मर्जी होनी चाहिए। अब अगर एक इंसान की मर्जी थी ही नहीं तो उस स्टेज पर आकर के वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड कहलाने के काबिल, वॉइडेबल,
क्योंकि अब हम उसे वैलिड तो कह नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ सही तो रहा ही नहीं। हम उसे वॉइड भी नहीं कह सकते क्योंकि वो शुरुआत से थोड़ी गलत था। तो अब हम उसे वॉइडेबल कहेंगे क्योंकि इस सिचुएशन में आकर के वो वॉइड कहलाने के काबिल बन चुका है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि कितना काम हो चुका है और कितना बचा है, मतलब क्या परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पर होता है वो होता है एनफोर्स्ड, ठीक है। वहीं जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एनफोर्सिंग। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि एनफोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और उससे जो उसका जो हमारा टास्क था वो पूरा हो गया। आपने मुझे गाड़ी बेचनी थी, मैंने गाड़ी खरीद ली, आपको पैसे दे दिए, मुझे गाड़ी मिल गई, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सो इट्स एनफोर्स्ड। बट एनफोर्सिंग का क्या मतलब होता है, अभी प्रोसेस जारी है, अभी हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूड राइट नाउ, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड। अब एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो हम एक दूसरे को अपनी पॉइंट्स तो बताएंगे ही, अपनी बातें तो बताएंगे ही। तो अगर आप और मैं, हम दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में और हम एक दूसरे के साथ चीजें बिल्कुल ओपनली डिस्कस करते हैं, मतलब हमने बोलकर या लिखकर एक दूसरे से सारी चीजें डिस्कस करके फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे हमने अपनी चीजें बोलकर या लिखकर एक दूसरे को बताई हैं। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एक्शंस के बेसिस पर जुड़े हैं। एक्शंस मतलब ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना, हम दोनों ने एक दूसरे के एक्शंस देखे और हमें लगा कि हाँ, मतलब ऐसा ही इंसान इस चीज में राजी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एक टैक्सी वाला जा रहा है, अब वो टैक्सी वाला जो है वो आपको पैसेंजर समझ के थोड़े से ब्रेक लगाता है, स्पीड धीरे करता है और जैसे ही वो रोकता है आप तुरंत उसमें बैठ जाते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर के बीच में और आपके बीच में क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कुछ चीजें हैं जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, मतलब वो जो चीजें हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स होते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सब हैं एसेंशियल्स। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। अब इन सब चीजों में क्या कहा गया है, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए क्या होना जरूरी है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। आपकी तरफ से एक प्रपोजल और मेरी तरफ से उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, सबसे पहले इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, फ्री कॉन्सेंट। आप मुझसे कुछ जोर जबरदस्ती में नहीं करवा सकते, ना ही मैं आपसे कुछ दबाव में रहकर करवा सकती हूँ, तो हम दोनों का फ्री कंसेंट होना भी वहां बहुत जरूरी है। और अब इसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। देखो, फ्री कुछ नहीं मिलता, कुछ तो देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ फ्री में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, नहीं, मुझे भी कुछ मिलेगा और आपको भी कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने मुझे अपनी गाड़ी बेची, तो आपने गाड़ी बेची और मैंने आपको पैसे दिए, आपको क्या मिले, पैसे, मुझे क्या मिला, गाड़ी। तो हम दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ मिला है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर कभी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है, आपका नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हूँ, किस लिए, कि मैं ना आपको 2 किलो हीरोइन दूंगी, ड्रग्स, और आप ना उसे स्मगल करो। अब हम दोनों के बीच में डील तो हो गई, पर इसे हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं देंगे। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर फॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है। कंपीटेंट पार्टीज। अब कंपीटेंट पार्टीज का मतलब है कि वो दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो एटलीस्ट इतने समझदार तो होने चाहिए कि वो ये समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो मेजर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। सेकंड, वो साउंड माइंड होने चाहिए, दिमागी मेंटल जो स्टेटस होता है उनका वो सही होना चाहिए। तीसरे, वो किसी भी तरीके से लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, मतलब अगर लॉ ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगा, तो हम ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो रही हूँ, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखो, हमारी इस रिलेशनशिप को कानूनी कार्रवाई तक ले जाने की मेरी कोई नीयत नहीं है, तो ये गलत है।
क्योंकि मुझे आपको भी ऑप्शन देना चाहिए और आपको मुझे भी, कि कल को अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे, जो एसेंशियल्स है सेक्शन 10 में मेंशन्ड है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बी हैंडी विद योर पेन एंड पेपर, ताकि मैं जो जो डिलीवर करूं आप उसे लिखकर नोट्स प्रिपेयर कर सके, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।